हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट क्लास में कैपेसिटर कनेक्टेड क्रॉस एसी सप्लाई हमने पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर में जो करंट है ना वो π/2 एंगल से लीड करता है। कैपेसिटर में इन द केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन अगर V0 sin ωt है, कैपेसिटर की अपन बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर वाले केस में जो करंट है वो π/2 एंगल पे लीड करता है। ये मैंने आपको बताया था। मतलब सारे क्वेश्चन में जो अभी तक अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हो तो सारे में हमें वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है सेम V0 sin ωt। हम करंट की इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। करंट की इक्वेशन तैयार करने के बाद अब आप अगला टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं, डैट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स सबस्क्रिप्ट सी, XC। जैसे हमने लास्ट क्लास में इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, वैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस? तो इसमें भी प्रॉपर्टीज़ रेजिस्टेंस की आ रही है सारी। तो इसमें भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज़ है? जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर करे करंट को फ्लो करने से, तो डैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो लिखेंगे, तो डेफिनेशन थोड़ी लिख लेते हैं। व्हाट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन to the flow of current by the capacitor. It is the obstruction to flow of current by the capacitor. उसको हमने नाम दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और मैथमेटिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का जो फॉर्मूला है वो है 1/ωc। 1/ωc ये फॉर्मूला याद रखने हैं। इसके SI यूनिट्स देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो रेजिस्टेंस की फैमिली को ही बिलोंग कर रहा है ना, है तो रेजिस्टेंस ही एक तरह का। तो इसके SI यूनिट्स क्या होंगे? ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के SI यूनिट क्या है? ओम है। उसमें भी ओम ही थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस में इसमें भी ओम है। अगर मुझे करंट लिखना पड़ जाए I0, तो I0 की वैल्यू कितनी होगी? V0 बाय रेजिस्टेंस, वो कितना है? XC है। तो XC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/ωc है। तो अगर आप सोल्व करें तो क्या I0 की वैल्यू V0 ωc बन गई? I0 की वैल्यू V0 ωc बन गई। यही मैंने आपको पिछली डेरिवेशन में ना V0 ωc को डायरेक्ट I0 पुट करवाया था। प्रूफ अब आपको मिल गया। ठीक है जी। अब हम एक दो इसके ग्राफ पहले बना लेते हैं। XC का फॉर्मूला 1/ωc है, तो XC किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ओमेगा के। तो अगर हम ग्राफ बनाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ओमेगा के साथ, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का चेक करो ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन बनाया था आपने, और इंडक्टिव इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ कैसे बना है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो है I0 वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो करंट का अगर ग्राफ बनाए हम कैपेसिटर वाले केस में, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। अब ध्यान से बात को सुनेंगे। अगर हम बात करते हैं DC सप्लाई की, फॉर DC सप्लाई व्हाट इज़ ओमेगा? 0। DC सप्लाई के लिए ओमेगा कितना होता है? 0 होता है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपके पास XC की वैल्यू बन जाएगी 1/0 इंटू C। 1/0 इंटू C कितना बन गया? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है वो DC सप्लाई को इन्फानाइट रेजिस्टेंस देता है। इन्फानाइट रेजिस्टेंस का मतलब है, इधर आ जाओ, DC सप्लाई के लिए ओमेगा कितना है? 0 है। ओमेगा 0 है, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो DC सप्लाई में करंट कितना? 0। मतलब कैपेसिटर के साथ अगर मैं DC सप्लाई लगा दूंगा ना, तो कैपेसिटर के साथ DC सप्लाई लगाने पे, बैटरी लगाने पे मतलब करंट नहीं जाएगा, एमीटर कोई रीडिंग नहीं शो करेगा। मतलब कैपेसिटर में से कौन सा करंट पास नहीं हो सकता? DC करंट। कैपेसिटर में से कौन सा करंट ईजिली पास हो सकता है? AC करंट। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी
उतना कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कम होगा और उतना ज़्यादा करंट पास करेगा, फॉर्मूले के हिसाब से। उल्ट हो गया, इंडक्टर से उल्ट हो गया। इंडक्टर किसको नहीं रोकता था, देखो अपने नोट्स में, डीसी को। इंडक्टर में से डीसी सप्लाई करती थी और एसी को वो रोकता था। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को रोक लेता है और एसी को सप्लाई करवाता है। तो ये है ना, डीसी एसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर तरीका ये है कि फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से आप बनाओ कि डीसी को रोक रहा है या एसी को रोक रहा है। डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं याद करनी, स्टेटमेंट याद करोगे तो आप डीसी एसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा सी एक लाइन लिख लेते हैं, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी सप्लाई, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी सप्लाई एंड अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी एसी टू पास। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी सप्लाई एंड अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी एसी टू पास। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट याद नहीं करनी, फॉर्मूला समझना है। इस फॉर्मूले से ही बनाना है कि ये डीसी को रोक रहा है या एसी को रोक रहा है। ठीक है जी। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। जैसे हमने न्यूमेरिकल इंडक्टर के किए थे वैसे ही है। लिखेंगे अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड is connected to V is equal to 200 sin 100t वोल्ट। हमने कैपेसिटर की ये कैपेसिटी गिवन है और इसको हमने इतनी वोल्टेज के साथ लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, सेकंड पार्ट है पीक करंट आई नॉट, थर्ड पार्ट है इंस्टेंटेनियस करंट, थ्री पार्ट्स हमने इसमें सोल्व करने हैं। तो अब सबसे पहले डायग्राम बना लो इसकी। आपको कैपेसिटर गिवन है एसी सप्लाई के साथ, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड एंड जो एसी सप्लाई की वोल्टेज है वो है 200 sin 100t। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है, XC बताना है। तो आपने XC का फॉर्मूला याद किया है, सबने अभी पढ़ा है, ये तो याद होना चाहिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ωc। तो 1 व्हाट इज़ ओमेगा 100, व्हाट इज़ C, कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड का मतलब हो गया 2 × 10⁻⁻6। तो XC की जो वैल्यू बनेगी ये 10⁴/2 बन जाएगी, चेक कर सकते हो आप, मतलब 10,000/2 बन जाएगी। तो XC की वैल्यू बन जाएगी 5000 ओम। तो दिस इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC आ गया। मेरे कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मैनेज करना है, ध्यान से लिखना है ओमेगा कितना है, C कितना है। सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आई नोट की वैल्यू क्या होगी, V0/XC, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ V0? 200, पीक वोल्टेज है 200। व्हाट इज़ XC इज़ 5000। तो व्हेन वी सोल्व इट तो ये 1/25 एम्पेयर आ गया। हम आई नोट की वैल्यू V0/XC लिख सकते हैं। ध्यान से समझना एक बात जो बता रहा हूँ, कई बार बच्चों के माइंड में आता है ये बात। आई नोट की वैल्यू V/XC लिख सकते हैं, आई RMS की वैल्यू VRMS/XC लिख सकते हैं, लेकिन आई की वैल्यू V/XC नहीं लिखनी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं लिखनी यहाँ पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में आपको पता है ये साइन फंक्शन है,
साइन 100t है और उसमें क्या आएगा 100t प्लस पाई बाय 2 आएगा। RMS डिवाइड कर सकते हैं, RMS करंट के लिए वैलिड है ये तरीका, RMS वोल्टेज के लिए वैलिड है, ठीक है, पीक वोल्टेज पीक करंट के लिए वैलिड है। इंस्टेंटेनियस वाली वोल्टेज साइन वाली इक्वेशन नहीं लिखनी कभी भी, मतलब ये ना करना तुम आई क्यू लिख दो वी नोट साइन ओमेगा टी बाई एक्स सी, गलत हो जाएगा ये, ठीक है जी, कभी भी ऐसा नहीं करना, सिर्फ RMS और आई नोट के लिए वैलिड है ये लिखना, इस तरह लिखना। चलो सेकंड पार्ट अपना हो गया। थर्ड पार्ट मुझे लिखना है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमेशा आपको पहले आई नोट पता होना चाहिए, और आपको बताया था कैपेसिटर में करंट की इक्वेशन में करंट पाई बाय 2 एंगल से लीड करता है, तो मैंने करंट की इक्वेशन लिखी, उसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा। व्हाट इज़ आई नोट 1/25, फिर साइन, व्हाट इज़ ओमेगा, ओमेगा है 100t, फिर प्लस पाई बाय 2। दिस इज आंसर, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक बात मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आई नोट की वैल्यू वी नोट वाली लिखनी है, वी नोट बाई एक्स सी, या आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्स सी। कभी भी इंस्टेंटेनियस वाली वोल्टेज को एक्स सी से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ना एंगल अलग होता है ना, इसलिए फ़र्क पड़ेगा आंसर में फिर। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, कैपेसिटर की कैपेसिटी गिवन है 2 माइक्रोफैरेड is connected to 220 volt 50 hertz supply 2 pi kilo माइक्रोफैरेड, ठीक है जी, 2 pi माइक्रोफैरेड। फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सेकंड है RMS करंट, थर्ड है पीक करंट, फोर्थ है इंस्टेंटेनियस करंट। 4 पार्ट्स दे रही है मैंने। इंस्टेंटेनियस करंट पूरा लिख लेना है, इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ जी, पहले हम XC पता लगाएंगे। फॉर्मूला आप सबको पता है, XC का क्या होता है 1/ωc। व्हाट इज़ ओमेगा, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। आपको ओमेगा ना डायरेक्ट नहीं गिवन, फ्रिक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स, तो फिर हम ओमेगा लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू कैपेसिटी है 2 पाई माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब होगा 10⁻⁻⁶। तो सोल्व करके व्हाट इज़ आंसर 2 × 2 4 पाई स्क्वायर इंटू 50 10⁻⁻⁶, ये बनता है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाई स्क्वायर को 10 लिख लिया करो। पाई स्क्वायर 10 होता है, तो क्योंकि पाई के लिए होता है 3.14, उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना अप्रोक्सीमेट 10 आता है, तो पाई स्क्वायर 10 होता है। तो XC की वैल्यू बन जाएगी 1/4, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, फिर इंटू 50 10⁻⁻⁶। सोल्व करिए इसको, 1/4 इंटू 5 20,000 हो गया, 10⁻⁻⁶, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ तो XC की वैल्यू आ जाएगी 500 ओम। चेक कर लो, 10⁻³ ऊपर चली जाएगी, 1000/2, तो XC की वैल्यू आ जाएगी 500। फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकंड पार्ट में आपको बताना है RMS करंट। तो व्हाट इज़ IRMS? IRMS इज़ VRMS/XC। व्हाट इज़ VRMS? जो AC वोल्टेज गिवन हो, जिस कुछ भी ना लिखा हो AC वोल्टेज के साथ, वो RMS मानी जाती है। तो ये 220 वोल्ट जो है RMS है, 220 वोल्ट RMS वोल्टेज है, और XC की वैल्यू हमने 500 फाइंड की है। तो दिस इज़ IRMS, कटिंग करके 11/25 एम्पेयर आ जाएगा, ये IRMS आ गया। अगला पार्ट आपसे पूछा गया है आई नोट बताइए, पीक करंट बताइए। तो हमें पता है IRMS का वैल्यू है ये वाली 11/25, IRMS होता है I0/√2।
तो इससे आई नोट की वैल्यू आ जाएगी 11/25√2 एम्पेयर। तो दिस इज़ आई नोट। तो आपके पास आई आर एम एस आ गया है, आई नोट आ गया है। मतलब प्रॉपर एक पैटर्न में चलते रहो, न्यूमेरिकल्स कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट है वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल टू आई नोट, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में ये करंट की इक्वेशन है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये करंट की इक्वेशन है। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करिए। वट इज़ आई नोट 11/25√2 साइन ऑफ ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा निकालना पड़ेगा, 2π × 50 करके 100π बन जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू है 100π फिर t प्लस π/2। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। आई नोट हमने निकाल लिया, आई आर एम एस आ गया और एक्स सी आ गया। ठीक है जी। इसका लास्ट टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे आप सब लोग कैपेसिटर का। हाँ जी। टू दिस कैपेसिटर वोल्टेज V इक्वल टू 200 साइन ऑफ 100t एंड इक्वेशन फॉर द करंट इज 10 साइन ऑफ 100t प्लस π/2। ये वोल्ट्स में है, ये एम्पेयर में। फर्स्ट पार्ट है फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस और सेकंड पार्ट है फाइंड कैपेसिटेंस C। दो पार्ट करेंगे इसके, सोल्व करेंगे। XC और C बताना है। वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, करंट की इक्वेशन गिवन है। हाँ जी। वोल्टेज वाली जो इक्वेशन है इसमें आप पहले V नोट देखो कितना है। व्हाट इज़ V नोट, 200 वोल्ट। ठीक है, V नोट की वैल्यू 200 है। व्हाट इज़ I नोट, I नोट गिवन है 10 एम्पेयर। V नोट देख लिया हमने, I नोट देख लिया है। फिर आपने XC लिखना है। XC की वैल्यू या I नोट की वैल्यू आपने याद की हुई है, V नोट/XC। I नोट है 10, V नोट है 200/XC। तो XC की वैल्यू आ जाएगी 200/10, डेट इज़ 20 ओम। ख़त्म, XC आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट है कैपेसिटेंस बतानी है। कैपेसिटेंस बतानी है, XC आपको पता है। तो XC का फॉर्मूला 1/ωc होता है। XC है 20, ओमेगा कितना है इस केस में 100। कैपेसिटेंस C बतानी है। तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू आ जाएगी 1/100 × 20, दैट इज़ 1/2000 फैरेड। 1/2 × 10⁻³ फैरेड। तो 1/2 तो हो गया 0.5, 10⁻³ का मतलब होगा मिली। 10⁻³ का मतलब होगा मिली। तो व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, 0.5 मिली फैरेड। 0.5 मिली फैरेड। दिस इज द आंसर। ठीक है जी। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो। ये न्यूमेरिकल तो बच्चे इसी टाइप के है, ये आप बुक में से अपने न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ये बताइए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। X रिएक्टेंस है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। ग्राफ इज़ लाइक दिस। इस एलिमेंट का नाम बताइए। क्या ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है या रजिस्टर है? मतलब X फॉर रिएक्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। ये ग्राफ बनाया हुआ है, क्या है ये? तो उसमें मुझे ये बताओ कि रिएक्टेंस जो है या रेजिस्टेंस है फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। तो अगर रिएक्टेंस ही है, रिएक्टेंस ही फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है, रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होता।
तो एक तरह का इस ग्राफ का ये फॉर्मूला बना, x प्रोपोर्शनल टू ओमेगा बना। तो रिएक्टेंस ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस फॉर्मूले में होती है? तो इसी फॉर्मूले में होती है, क्योंकि कैपेसिटर में तो 1/ωc होता है। कैपेसिटर का लिखोगे फॉर्मूला तो उसमें तो 1/ωc है, इंडक्टर का लिखोगे उसमें ω/L है। तो इंडक्टर में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट लगा हुआ है वो एलिमेंट कौन सा है आपके पास? इंडक्टर है। ये 1 मार्क्स में एलिमेंट आइडेंटिफाई करने आते हैं। ऐसे बताइए, रेजिस्टेंस हो सकता है, रिएक्टेंस हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, चेंज नहीं हो रहा कुछ भी, फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो एलिमेंट आइडेंटिफाई करिए क्या होगा। अगर फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज ही नहीं हो रहा तो रिएक्टेंस जो एक्स है, चाहे कैपेसिटर की लिखो चाहे इंडक्टर की लिखो, ये तो फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होती है। अगर ये ग्राफ फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज नहीं हो रहा तो दिस ग्राफ इज़ फॉर द रेजिस्टेंस, रजिस्टर कहेंगे, रजिस्टर। दिस ग्राफ इज़ फॉर द रजिस्टर। इसी तरह रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है, ऐसे फ्रिक्वेंसी के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रिक्वेंसी के साथ जो चेंज हो रहा है वो x ही होता है। अब x इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, x फॉर रिएक्टेंस होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा चेक करो किस में है, सिर्फ कैपेसिटर में है कि इंडक्टर में है? तो किस में है ये? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटर में है, आपके सामने है। तो दिस एलिमेंट इज़ कैपेसिटर। ठीक है, अब मैं आपको अलग अलग बताया है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कंबाइन आया हुआ है, क्वेश्चन कंबाइन आया है। वो क्वेश्चन बताए, लास्ट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं क्या है। अलोंग वाई एक्सिस आर और एक्स है, दिस इज ओमेगा, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। दिस ग्राफ इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी सी के नाम बताने हैं, कंबाइन एक ही में बना दिया। तो ये क्वेश्चन मैंने तभी आपको करवाया पहले कि हमें पता है कि अलग अलग ग्राफ कैसे होता है, बस तीनों को कंबाइन कर दिया। और आप बस नाम बता दो इनके, क्या नाम है। ए का नाम क्या है? ए में, हाँ जी, ए में क्या हो रहा है अभी? फ्रिक्वेंसी के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। तो फिर ए क्या होगा? ए क्या होगा आपके पास? कैपेसिटर होगा। बी में फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी में ग्राफ ऐसे जा रहा है ना ऊपर, बी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फिर क्या होता है? इंडक्टर होता है। तो बी इज़ इंडक्टर। और जो थर्ड वाला केस है उसमें कांस्टेंट लाइन ही है, उसमें फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो थर्ड वाले केस में फिर रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो थर्ड वाले केस में आंसर आएगा रजिस्टर, सी इज़ रजिस्टर। ठीक है, तो ये ना 1 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन है। अभी हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये मैंने करंट के साथ बनाया है, सॉरी आर और एक्स के साथ बनाया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो यहाँ पे ना आर एक्स की बजाय ना करंट दे देंगे, फिर एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट्स आता है पेपर में। आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डेरिवेशन इसकी अब लिख के देखिए। इतना ही हम आज करेंगे। थैंक यू।